अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुझे पुलिस की सर्विस में हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ा था। मेरी जिस थाने में ड्यूटी होती थी, मैं अपने अमले को कह देता था कि जो भी मुझसे मिलना चाहे उससे नाम पता पूछकर और मुझे बताकर मेरे पास भेजना है। बाहर से डरखाना नहीं है। वो मौसम गर्मा के आखिरी दिन थे। मैं एक दिन थाने में बैठा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था कि सिपाही खुशहाल खां की शक्ल दरवाजे में नजर आई। सर, एक खातून आपसे मिलना चाहती है। नाम नज़ीर बेगम बताती है। क्या काम है? वो ये कहती है कि काम थानेदार साहब को ही बताऊंगी। सिपाही खुशहाल खां ने कहा। ठीक है, भेज दो। मैंने मेज़ पर बिखरे कागजात को समेटते हुए कहा। चंद ही लम्हों बाद जो खातून मेरे सामने आई वो छोटे कद की एक फरबांदाम औरत थी। 50 का हिंसा अबूर कर चुकी थी। रंग सांवला और नैन नक्श तीखे थे। मैंने उसे बैठने का इशारा किया तो वो यूं मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी जैसे मेरे बारे में अंदाज़ा लगाना चाहती हो कि मैं कैसी तबीयत का बंदा हूँ। बीबी, जो कुछ कहना है बिला झिझक कह दो। मैंने उसकी हौसला अफजाई की। थानेदार साहब, दरअसल मसला ऐसा है कि आप मुझे पागल समझेंगे, खातून ने कहा। आप बयान करेंगी तो मैं कोई राय दे सकूंगा। मैंने चिढ़कर कहा, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो आपकी मदद करूंगा। थानेदार साहब, मेरी ननद ने मेरे बहू पर काला इल्म करवा दिया है, उसने कहा, और उसके माँ बनने के रास्ते बंद करवा दिए हैं। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वो मुझे वाकई पागल लगी जो ऐसे मामले में पुलिस की मदद हासिल करने आ गई थी। देखें, मैं बड़ी आस उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे आपके मुतालिक ये पता चला है कि आप परेशान हालों की मदद करते हैं, उसने हाथ मलते हुए कहा। ये शायद उसकी आदत थी। देखो बीबी, ये मामला फ़िलहाल काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस नहीं है। तुम अपना और मेरा वक्त ज़ाया न करो, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अच्छा थानेदार साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप मेरे मामले में ज़रूर दिलचस्पी लेंगे, उसने इतने वसूख से कहा कि मुझे उसकी बात सुनने में कोई कबाहत नजर न आई। जो कहानी उसने सुनाई मुख्तसरन वो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में सुना देता हूँ। उसका नाम नज़ीर बेगम था। उसने अपने बेटे वज़ीर की शादी अपनी बहन रक्षिंदा की बेटी फरीदा से की थी। फरीदा का बाप फौत हो चुका था। उधर उसकी ननद अपनी बेटी नुसरत को इस घर में आबाद करना चाहती थी क्योंकि उसका भाई रशीद एक खुशहाल जमींदार था। लेकिन नज़ीर बेगम अपने शौहर की खुशामद करके अपनी गरीब और यतीम भांजी ब्याह लाई। एक दिन इसकी ननद शमशाद बेगम उसके घर आई और गिले शिकवे करने लगी कि तुमने मेरी बेटी को नज़रअंदाज करके अच्छा नहीं किया, इसका नतीजा तुम भुगत लोगी। आखिर में उसने धमकी देते हुए कहा, इसके यहाँ कभी औलाद नहीं होगी। मैंने नज़ीर बीवी से कुछ सवाल भी पूछे जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे की शादी को कितना अरसा हो गया है? मैंने पूछा। 2 साल होने को आए हैं। तुम अभी से मायूसी का शिकार हो गई हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। थानेदार साहब, मेरे कानों में हर वक्त मेरी ननद के अल्फाज गूंजते रहते हैं। अब तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम्हारी ननद ने तुम्हारी बहू पर काला अमल करवा के उसके माँ बनने के इम्कानात ख़त्म कर दिए हैं, मैंने दिली दिल में उसकी अकल पर मातम करते हुए कहा। बिल्कुल थानेदार साहब, उसने पीर करामत अली से काला इल्म करवाया है। तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि तुम्हारी ननद ने ये काम करवाया है? रिश्ते करवाने वाली बतूल आपा ने बताया था। बतूल आपा जैसे किरदार हमारे माशरे में आम हैं जो रिश्ते कराते भी हैं और रिश्तों में दरारें भी डालते हैं। मैंने नज़ीर बेगम को झूठी सच्ची तसल्ली देकर रुखसत कर दिया। उसको अक्ली दलाइल से कायल करना बहुत मुश्किल था। उसकी सुई एक नुक्ते पर अटकी हुई थी। कहने को तो मैं उसे ये कह सकता था कि अपनी बहू और बेटे का मेडिकल चेकअप कराओ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं था। उसने यही कहना था कि मेरा बेटा गबरू जवान है, इसमें कोई नुक्स नहीं। थाने के दूसरे बखेड़ों में मेरे जहन से नज़ीर बेगम और उसकी कहानी निकल गई थी, लेकिन फिर अचानक ही बड़े हंगामा खेज तरीके से ये कहानी मेरे सामने आ गई। नज़ीर बेगम की बात ठीक निकली। उसने कहा था कि मुझे इस मामले में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। एक हफ्ते बाद हमारे पास इत्तला आई कि पीर करामत अली खून में लथपथ अपने हुजरे में पड़ा है, उसे कत्ल कर दिया गया है। मैंने ज़रूरी तैयारी के बाद 2 सिपाहियों को साथ लिया और करामत अली के डेरे पर पहुंच गया। करामत अली का डेरा गांव अख्तराबाद में वाक़ एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। ये पहाड़ी कोई ज़्यादा बुलंद नहीं थी, यही 50-60 मीटर बुलंद होगी।
पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए पत्थरों को तराश कर जीने बनाए गए थे, जिन पर बआसानी चढ़ा जा सकता था। डेरा 3 कमरों पर मुश्तमिल था। कमरे तकरीबन 12 × 12 फीट के थे। कमरों के आगे 20 × 10 फीट पर बरामदा था। एक कमरे में पीर करामत रहता था, जिसे हुजरा कहा जाता था। पीर करामत को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। जख्म किसी तेज धार आले के थे। 2 जख्म दिल के मकाम पर थे, एक गर्दन पर था। हाथों पर भी जख्म थे जो यकीनन मज़ाहमत पर आए होंगे। पीर गोरी चिट्टी शक्ल का सेहतमंद आदमी था, इसलिए उसकी लाश के इर्द गिर्द खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। मैंने पीर के हुजरे का बारीक बीनी से जायजा लिया। पीर के बिस्तर पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे, जो सैकड़ों बार की पेश आने वाली कहानी को दोहरा रहे थे और वहां किसी जवान औरत की मौजूदगी साबित कर रहे थे। मुझे एक तरफ देसी शराब की बोतल भी मिली, जो आधी खाली थी। बाकी कुछ ताबीज़ धागों में इस्तेमाल होने वाली अशिया थीं। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद लाश एक कांस्टेबल के साथ अस्पताल भिजवा दी, ताकि इसका पोस्टमार्टम हो सके। मैंने दरगाह के बरामदे में डेरा लगा लिया। पीर एक मसनद पर बैठता था और उसके कदमों में उसके साइल बैठते थे। उसके चेले चांटे मेरे लिए वही मसनद बरामदे में रखवाना चाहते थे, लेकिन मैंने चारपाइयाँ बिछाने के लिए कहा। एक बात मैं पहले बताना भूल गया था, अब बता देता हूँ। जब हम डेरे पर पहुंचे थे तो बहुत से अकीदतमंद वहाँ जमा थे, जिन्हें मेरे सिपाहियों ने डेरे से ज़रा दूर हटने के लिए कहा था। अब भी वो इधर उधर टोलियों की शक्ल में बिखरे हुए चेमगोइयाँ कर रहे थे। सिपाही खुशहाल खां को मैंने इनके पास खड़ा कर दिया था। डेरे पर 5 चेले थे, जो सब हट्टे कट्टे थे। देखो, जो कुछ मैं पूछूं इसका बिल्कुल सही सही जवाब देना, मैंने बारी बारी इनको घूरते हुए कहा, वरना मैं तुम सबको थाने ले जाऊंगा और वहां उल्टा लटका कर खाल उतार दूंगा। जनाब माई बाप, हम आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? एक चेले ने बाकियों की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे पीर साहब को कोई कत्ल कर गया है, मैंने कहा, और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। जनाब, पीर साहब रात को हुजरे में अकेले सोते थे, एक मुरीद ने कहा। जब तक वो ना बुलाए हम रात को उनके हुजरे में नहीं जाते। क्या तुम्हारे पीर के पास औरतें भी आती थीं? ये सवाल मैंने एक खास मकसद के लिए किया था, वरना मुझे पता था कि ऐसे पीरों के पास ज़्यादातर औरतें ही आती हैं। जनाब, औरतें भी आती थीं, उसने भी पर जोर देकर नपतुला जवाब दिया। ये चेला शक्ल से होशियार लगता था और नाम उसका नजीब मालूम हुआ था। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे पीर साहब काला इल्म भी करते थे? काला इल्म? उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तौबा तौबा, ये तो हिंदुओं का काम है। हमारे पीर साहब सिर्फ नूरी इल्म करते थे और तावीज़ धागे देते थे। मैंने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे इन चेले चांटों से कुछ हासिल नहीं होना। इनसे मैंने काफ़ी सवाल जवाब किए थे। इनके जवाब से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इनके पीर के पास कोई करामत वगैरह नहीं थी। ऐसे डब्बा पीरों का मैं दुश्मन हुआ करता था, जो सादा लोग इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर इनसे रुपए पैसे भी खींचते थे और इनकी इज्जत से भी खेलते थे। मैंने वहां से थाने की तरफ आने से पहले पांचों को कड़े तेवरों से देखते हुए कहा, जब तक तुम्हारे पीर के कत्ल का मुअम्मा हल नहीं होता, तुमने कहीं नहीं जाना। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। जब तक कोई वाज़ेह रास्ता नहीं मिलता, मैंने हर एक पर शक करना था। मेरा शक ये भी था कि कहीं नज़ीर बेगम ने तो काम नहीं दिखा दिया। मुलाकात होने पर मैंने उसकी फितरत का अंदाज़ा लगा लिया था। वो बेवकूफ़ी की हद तक दिलेर थी और उसके दिल में अपनी ननद के मुतालिक भी बहुत गुस्सा था। मैं इन मुरीदों के बातों पर एतबार नहीं कर सकता था। मैंने इनकी खुफिया निगरानी का बंदोबस्त करना था। थाने आकर मैंने फाइलों का पेट भरा और कुछ देर आराम के लिए सरकारी वर्दी उतारकर सादा लिबास पहन लिया। जब मगरिब की नमाज पढ़ ली तो मैं हेड कांस्टेबल को साथ लेकर नज़ीर बेगम के बताए हुए पते पर चला गया। दस्तक के जवाब में एक 55-56 साला बंदे ने दरवाज़ा खोला। 2 अजनबियों को देखकर वह हैरान हुआ और पूछने लगा कि हमने किससे मिलना है। हम दोनों सादा लिबास में थे। इसका सवाल फितरी था, इसलिए हमें तारुफ करवाना पड़ा। ओह जनाब, आए आए। वो बिछ सा गया और हमें एहतराम से ले जाकर घर की बैठक में बिठा दिया। वो नज़ीर बेगम का खामिद रशीद था। वो आसुदहाल जमींदार था। उसका घर हवेली नुमा था और बैठक की सजावट उसकी इमारत की गवाही दे रही थी। वहाँ रखी चीज़ें मसलन फर्नीचर वगैरह कीमती और फैंसी था। थानेदार साहब, आप 1 मिनट इंतज़ार करें, रशीद ने कहा, मैं अभी आता हूँ। वो उठकर जाने लगा तो मैंने उसको मना करते हुए कहा, रशीद भाई,
किसी किस्म का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने संजीदा लहजे में कहा। हमें जल्दी है, आप मेरे चंद सवालों के जवाब दे दें। पूछें जनाब, उसने फिदवियाना अंदाज में कहा। क्या आपको पीर करामत अली के कत्ल का पता चल गया है? मैंने पूछा। बिल्कुल जनाब, अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। किसने बताया है? वो रिश्ते करवाने वाली आपा बतूल आई थी, उसने बताया। क्या आप भी करामत अली को पहुंचा हुआ पीर मानते थे? मैंने पूछा। ना जी, मुझे इन खुराफात पर यकीन नहीं है, उसने फौरन कहा। ऐसे सारे डब्बा पीरों को उल्टा लटका कर छितरौल करनी चाहिए। क्या आपकी बीवी ने यह बताया था कि वो मेरे पास थाने में आई थी? इन औरतों की अकल पर मातम करने को दिल चाहता है, उसने कहा। ये किसी की बात मानती तो है नहीं। इसने मुझे थाने से वापस आकर बताया था कि वो थाने में गई थी। मैंने उसे बुरा भला कहा था कि तुमने अच्छा नहीं किया। रशीद भाई, तुम इस बात पर मट्टी डालो, मैंने उससे कहा कि उसने अच्छा किया था या बुरा। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी बहन शमशाद बेगम अपनी बेटी नुसरत को इस घर की बहू बनाना चाहती थी। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी, रशीद ने बताया। वो तो मेरे रिश्ता मांगने की मुंतज़िर थी। क्या तुम इस रिश्ते पर राजी नहीं थे? दिल तो मेरा भी यही चाहता था, रशीद ने कहा, लेकिन इन माँ बेटे ने मेरी मत मार दी थी। वो कैसे? दरअसल मेरा बेटा वसीर नुसरत से शादी नहीं करना चाहता था, रशीद ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। उसने मुझे खुदकुशी करने की धमकी दी थी। ये औलाद जब जरा बड़ी होती है ना, तो अपने आप को बाप से भी बड़ा समझने लगती है। तुम्हारी बीवी को शक था कि तुम्हारी बहन इन पर तावीज़ धागे कराती है, मैंने अपने मतलब की बात पर आते हुए कहा। क्या तुमको भी शक है कि तुम्हारी बहन ने करामत अली से तुम्हारी बहू के लिए कोई तावीज़ धागा लिया है या इस पर काला इल्म करवाया कि इनकी औलाद ना हो? इस बात पर घर में खासा हंगामा हुआ था, रशीद ने बताया। मैंने अपनी बहन के घर जाकर इससे पूछा था तो उसने कहा कि मैं इस बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। यानी इकरार किया न इनकार, मैंने कहा। मामला गोल कर दिया। थानेदार साहब, आप खुद समझदार हैं, रशीद ने कहा। मैं सुलझू बंदा हूँ, इसलिए बहन के तेवर देखकर वापस आ गया था। मैं सादा कपड़ों में इसलिए रशीद के घर गया था कि मेरा इरादा घर की औरतों से सवाल जवाब करने का था। रशीद को तो मैं थाने में भी बुलवा सकता था, लेकिन इसकी ज़बानी मालूम हुआ था कि उसकी बीवी बहू को छोड़ने अपनी बहन के घर गई थी। बेटे से भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं वहाँ से थाने वापस आ गया। करामत अली के हुजरे में मुझे किसी औरत की मौजूदगी का सबूत मिल गया था, यानी टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े। जब मैंने यही बात एएसआई को बताई तो वो सोच में पड़ गया। सर, चूड़ियों के टुकड़े बेशक किसी औरत की वहाँ मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, उसने कहा, लेकिन जो हालत लाश की आपने बताई है वो किसी औरत का कारनामा नहीं लगता। जब औरत इंतकाम लेने पे आती है तो जहरीली नागन बन जाती है, और अगर मजबूत किरदार की हो तो उसमें बेपनाह ताकत आ जाती है। वो बाज़ औक़ात ऐसे कारनामे सर अंजाम दे डालती है कि इंसान अंगुश्त बदंदा रह जाता है। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, एएसआई ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन ऐसी औरत कौन हो सकती है? क्या नसीर बेगम? अभी कोई बात वसूख से नहीं कही जा सकती, मैंने उसे समझाते हुए कहा। यह तो हमारा मफरूज़ा है। यह भी तो हो सकता है कि असल मामला कुछ और ही निकले और हमारे मफरूज़ों की इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरे। तुम ऐसा करो कि रशीद की बहन शमशाद बेगम को थाने में बुलवा लो। रशीद को उसने टकासा जवाब दिया था कि वो इस बात का जवाब देने की पाबंद नहीं है। ऐसी औरत के साथ सवाल जवाब करने के लिए थाने की फ़ज़ा ज़्यादा साजगार होगी। एएसआई ने हेड कांस्टेबल मलिक रफ़ाकत को शमशाद बेगम को थाने बुलाने के लिए भेज दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद वो मेरे सामने बैठी हुई पेचोताप खा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से लाई गई थी। वो थाने में आने के लिए किसी तरह भी राज़ी नहीं हो रही थी। कहती थी कि अपने थानेदार से कहो जो कुछ पूछना है मेरे घर आकर पूछे, लेकिन इसका पाला हेड कांस्टेबल मलिक रफ़ाकत से था। वो हथकड़ियों का जोड़ा साथ लेकर गया था और सादा कपड़ों में था। जब उसने शमशाद बेगम से ये कहा था कि मैंने तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया है, सादा कपड़ों में आया हूँ, अगर तुम सीधी तरह ना मानी तो मैं तुम्हें हथकड़ी लगा कर ले जाऊँगा, तो वो चुपचाप आ गई थी। ये महज खौफजदा करने के लिए था, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। ये थाना है शमशाद बीबी, मैंने उसकी अकड़ ख़त्म करने के लिए कहा। यहाँ आकर बड़े बड़े शेर बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। तुम किस भूल में हो? सीधी तरह मेरे सवालों के जवाब दो। मैंने कौन सा जुर्म किया है जो आपने मुझे थाने में बुलवाया है? उसने तेज़ लहजे में कहा। तुमने अपने भाई की बहू पर काला इल्म करवाया है, मैंने उसकी हवा निकालने के लिए कहा। यह क्या कम जुर्म है? कौन कहता है? उसने परेशान होकर पूछा। तुम करामत अली के पास क्या लेने जाती थीं? मैंने सीधा हमला करते हुए कहा।
उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो तो मैं अपने लिए ताबीज़ लेने जाती थी, उसने हकलाकर कहा। वो मेरे बिछाए हुए जाल में आ गई थी। तुम्हें कौन सी तकलीफ है? मैंने इससे पूछा। दरअसल मुझे आधे सर का दर्द रहता है, उसने ज़रा सोचकर कहा। इसलिए? ये तो किसी डॉक्टर को दिखाने वाला मसला था, मैंने कहा। वो चुप हो गई, यूं जैसे इसके पास कोई जवाब ना हो। देखो बीबी, असल बात सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा, मैंने उसे धमकी आमेज लहजे में कहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, उसने फिर वही बात दोहराई। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? वो परों पर पानी नहीं पड़ने दे रही थी। मुझे न जाने क्यों रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि पीर करामत अली का कत्ल इंतकामी कार्रवाई है। देखो बीबी, सच बोलकर अपनी जान छुड़ाओ। मैं तुम्हें ये बता दूं कि किसी पर ताबीज़ धागा करवाना कोई जुर्म नहीं है, मैंने उसे एक और जाविये से घेरते हुए कहा। अगर मैं सच्ची बात बता दूं तो आप मुझे सज़ा तो नहीं दिलवाएंगे? उसने कुछ सोचकर कहा। मुझे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने उससे कहा, बल्कि हो सका तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। मैंने मसलहत आमेज झूठ का सहारा लिया। दरअसल करामत अली फ्रॉडिया था, उसने बताया। उसके पास कोई इल्म नहीं था, वो तो पक्का शैतान था। मुझसे उसने 500 रुपये लेकर कहा था कि वो काला इल्म करेगा, इसके लिए इसे 10 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा, तुम 11वें दिन आना। फिर तुम 11वें दिन गई थी? मैंने पूछा। बिल्कुल गई थी, शमशाद ने कहा। उसने मुझे कहा था कि कल शाम के बाद आना। मैं इसे 500 रुपये दे चुकी थी, इसलिए शाम के बाद चली गई। इसके एक चेले ने मुझे कहा कि पीर साहब हुजरे में हैं। मैं जब हुजरे में गई तो वो खबीस आंखें बंद किए बैठा था। उसने मेरे कदमों की चाप सुन ली थी और उसको ये भी पता था कि इस वक्त मैं ही आ सकती थी, लेकिन उसने अपनी करामात दिखाने के लिए कहा। हम बंद आंखों से भी देख सकते हैं। हमें पता चल गया है कि हमारे हुजरे में शमशाद बेगम आई है। आओ हमारे करीब बैठो। मैं उसके पास चली गई। मैंने बाज़ औरतों से इसकी बदमाशियों की बातें सुनी थीं। मैंने सोच रखा था कि अगर इसने मेरे साथ कोई गलत हरकत की तो मैं इसकी सारी पीरी नाक के रास्ते निकाल दूंगी। उसने हाथ बढ़ा के मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा खून खौल उठा। मैंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। उसकी आंखें खुल गईं, लाल सुर्ख, शायद उसने कोई नशा किया हुआ था। मूर्ख, मैंने तुम्हारी कलाई किसी गलत मकसद के लिए नहीं पकड़ी, वो गुस्से से बोला। मैं सिर्फ तुम्हारी हाथ की लकीरें देखना चाहता था। थानेदार साहब, मैं इसकी नीयत भांप चुकी थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, मेरे 500 रुपये सीधी तरह वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उसने फौरन अपनी गद्दी के नीचे से कुछ नोट निकाले और इनमें से 500 का एक नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम हमेशा परेशान रहोगी। बहरहाल मैं वापस आ गई थी, वरना मेरा दिल तो ये चाहता था कि छुरी से उसका पेट फाड़कर सब कुछ बाहर निकाल दूं। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि औरत दिलेर भी है और बाकिरदार होने के साथ साथ सच भी बोल रही है। 40-42 साल की उम्र होने के बावजूद उसमें कशिश थी। ये कब की बात है? तकरीबन 1 माह हो गया है। अब एक बात का जवाब ज़रा सोच कर देना, मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। अब मेरे दिल से सारा डर खौफ निकल गया है, उसने बेखौफी से कहा। आप पूछें, बिल्कुल ठीक और सही जवाब दूंगी। इस वाक़ये के बाद तुम खामोश होकर क्यों बैठ गई? मैंने इससे कहा। कम से कम लोगों को इस डब्बा पीर की असल शक्ल तो दिखानी थी। थानेदार साहब, आप सियाने बंदे हैं, उसने कहा। यहाँ मेरी तरह इस पीर के अकीदतमंद बहुत ज़्यादा हैं जो इसे कोई पहुंची हुई हस्ती समझते हैं। मेरी बात पर किसको यकीन आना था? उल्टा लोगों ने मुझे लान तान करना थी कि पीर साहब की मैं गुस्ताख हूँ। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर गोया हुई। दूसरा, मुझे ये बात भी बताना पड़ती कि मैं इसके पास क्यों गई थी। फिर मेरी भाभी को यकीन हो जाता कि मैं इनके खिलाफ तावीज़ करा रही हूँ। चलो, मैंने तुम्हें सच्चा मान लिया है, मैंने उससे कहा। तुम मेरी एक मदद कर दो। आप खुलकर बात करें, मुझसे जो कुछ हो सका करूँगी, उसने यकीन दिलाने वाले लहजे में कहा। करामत अली जैसा भी था अब कत्ल हो चुका है, मैंने उससे कहा। मुझे उसके कातिल या कातिलों की तलाश है। तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मुझे उसकी लाश के पास टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। फिर मैंने चूड़ियों के टुकड़े उसके सामने मेज़ पर रख दिए। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, उसने जोश से कहा। अगर आप ये चूड़ियों के टुकड़े मुझे दे दें तो मैं कोई खोज लगाने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन, उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या? मैंने कहा। तुम्हारे दिल में जो भी है खुल कर कहो। मैंने जो बातें आपसे की हैं इनका किसी को पता न चले, उसने शर्मिंदा से लहजे में कहा, खासकर मेरे भाई और भाभी को। मैं तौबा ताइब हो गई हूँ। आइंदा मैं कोई ऐसी बात या हरकत नहीं करूँगी और खुद साथ मिलकर जानने की कोशिश करूँगी कि वज़ीर के घर औलाद क्यों नहीं हो रही।
मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि ये बातें राज ही रहें। मजबूरी की बात दूसरी है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करना मुनासिब समझा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं चूड़ी वाली औरत का खोज लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। आखिर आपा बतूल किस काम आएगी? आपा बतूल? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। बिल्कुल थानेदार साहब, उसने कहा, वो इन कामों की माहिर है, हर किसी की खबर रखती है। अगर आप इसे अपनी पक्की मुखबिर बना लें तो वो आपकी बहुत मदद कर सकती है। शमशाद बेगम ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया। ऐसी औरतें हर थानेदार की ज़रूरत होती हैं। ये लोगों के घरों के अंदर से वो बातें भी खोज के ले आती हैं जो लोग एक दूसरे से भी छुपाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा। तुम ऐसा करो कि इससे मेरी मुलाकात करवा दो और ये चूड़ियों के टुकड़े यहीं रहने दो। ये इसे मैं खुद दूंगा। इसके बाद मैंने इसका शुक्रिया अदा करके रुखसत कर दिया था। अगले दिन मुझे शमशाद बेगम की तरफ से पैगाम मिला कि बतूल आपा ये चाहती है कि किसी को पता न चले कि वो थानेदार से मिली है, इसलिए आप शाम ढले सादा कपड़ों में मेरे घर आ जाएं। इसकी तजवीज़ मुझे मुनासिब लगी, इसलिए मैं अकेला ही सादा कपड़ों में उसके घर पहुंच गया। जो बंदा पैगाम लेकर आया था उसने अच्छी तरह मुझे उसके घर का महल वकू समझा दिया था। मेरी मंजिल 2 कमरों वाला मकान साबित हुई। मैं एक कमरे में बैठ गया। शमशाद बेगम आपा बतूल को मेरे पास छोड़कर चली गई। मैंने उसका जायज़ा लिया। वो लगभग 35-36 साल की एक चलता पुर्जा किस्म की औरत थी। गंदुमी रंगत पे तीखे नए नक्श में बड़ी जाज़बियत थी। मिनटों में किसी भी कमज़ोर किरदार के मर्द को उल्लू बना सकती थी। इससे 2-4 बातें की तो अंदाज़ा हो गया कि ये मेरे काम की औरत है। इसमें एक कारआमद और अच्छी मुखबिर बनने की सारी सलाहियतें मौजूद थीं। सिर्फ इसे पॉलिश करने की ज़रूरत थी। तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? जी थानेदार साहब, मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगी, उसने बड़े एतमाद से कहा। आजमाइश शर्त है। वो बोली तो मुझे ये भी पता चल गया कि औरत अक्लमंद भी है। देखो, मैं तुमसे साफ बात करूँगा, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। जो काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करने लगा हूँ इसमें राजदारी शर्त है। मैंने ज़रा रुककर उसके चेहरे को बकौल देखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए एक इम्तहान है। आप फिक्र ही ना करें, उसने घबराए बगैर कहा। मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगी और चूड़ियों वाली को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। ये लो, मैंने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकालकर उसको देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से है। थानेदार साहब, रहने दें, बतूल ने बड़े एतमाद से कहा। जब मैं कोई कारनामा अंजाम दूंगी तो आपसे खुद इनाम मांग लूंगी। देखो बतूल, मैंने उसका नाम लेते हुए कहा, ये नोट अब जेब से निकल आया है, इसलिए अब ये दोबारा जेब में नहीं जा सकता। ये तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। उसने नोट ले लिया और मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगी तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे ये चूड़ियों के टुकड़े लेकर नहीं जाओगी? ओ थानेदार साहब, देखे ना, इस नोट ने तो मेरी मत ही मार दी। मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस दौरान शमशाद बेगम हमारे लिए चाय और दूसरे लवाजमात रख गई थी। चाय पीकर वो चली गई और मैं भी शमशाद का शुक्रिया अदा करके आ गया। अगले दिन रशीद मेरे पास आया। मैंने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया। वो शक्ल से परेशान लगता था। वो मेरे कहने पर मेरे सामने बिछी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। इस वक्त दिन के 2 बजे थे। कुछ परेशान लग रहे हो रशीद भाई? मैंने नर्म लहजे में उसे कुरेदा और कहा, जो भी परेशानी है बिला झिझक कह दो। मैं बहुत परेशान हूँ थानेदार साहब, वो धीमी आवाज़ में बोला। मेरा बेटा बसीर 3 दिन से घर वापस नहीं आया। मैं संभल कर बैठ गया। तुम्हारा बेटा कहाँ गया था? मैंने इससे पूछा। किसी काम से गया था जनाब, मैंने इसे खुद भेजा था आड़त मंडी, उसने कहा। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि हमारे थाने के हुदूद में शहर का कुछ हिस्सा भी आता था जिसमें आड़त मंडी और उसके साथ ही बाज़ार हुस्न भी था। आड़त मंडी किस लिए भेजा था? मैंने उससे पूछा। चौधरी सरवर से गंदुम और मकई के कुछ पैसे लेने थे, उसने बताया। फिर जब वो शाम तक घर नहीं आया तो मुझे परेशानी हुई, उसने बताया। पहले मैंने सोचा था कि हो सकता है वो अपने दोस्त बशारत के पास ठहर गया हो, वो अक्सर उसके पास ठहर जाता है। लेकिन 2 रातें और 1 दिन गुजर गया तो मुझे तरह तरह के वहम वसवसे आने लगे। वो किस दिन और किस वक्त पैसे लेने गया था? मैंने सवाल किया। मंगल की शाम वो अपने स्कूटर पर गया था, उसे इसी रात ही वापस आना था, रशीद ने बताया। इस दिन जुमेरात थी। तुम सीधे मेरे पास आए हो या? मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। गुजरी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थानेदार साहब, रशीद ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। वजीर की माँ ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। इसकी बीवी अलग परेशान है।
आज सुबह मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और सबसे पहले हम आड़त मंडी चौधरी सरवर के पास चले गए। मैंने इससे वजीर के मुतालिक पूछा तो चौधरी सरवर ने कहा कि वजीर तो मंगल वाली रात को ही पैसे लेकर चला गया था। फिर मैं उसके दोस्त के घर गया। उसने बताया कि वजीर मंगल की रात मेरे पास आया था, रात और अगला बुध का दिन यहीं गुजारा था, फिर चला गया था। यह है सारी सूरत हाल। ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं अपने ख्यालात का इजहार करके इसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। वो इतना टाइम ज़ाया करके मेरे पास आया था। मैंने वज़ीर की गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की और फिर मैंने उसे ये कहकर रुखसत कर दिया कि मैं देखता हूँ कि इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। वैसे मैंने इससे रकम के मुतालिक पूछा तो इसने 5,000 रुपये बताई थी। ये रकम उस दौर के हिसाब से काफ़ी तगड़ी रकम थी और इस रकम के लिए कोई किसी को कत्ल भी कर सकता था। जन, जर और ज़मीन हमेशा से इंसान की दुश्मन चली आ रही हैं। हम पहले ही करामत अली के कत्ल में उलझे हुए थे। सिवाय चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़ों के अभी तक कोई खुरा खोज हाथ नहीं आया था। चेले चाटों की निगरानी भी जारी थी, लेकिन इस तरफ से भी कोई हौसला अफजा बात सामने नहीं आई थी। एक बात मेरे इल्म में आई थी कि वो अफ्यून के आदी थे। यही वजह थी कि उस रात को कोई उनके पीर को कत्ल कर गया था और उनको कानो कान खबर नहीं हुई थी। ये उसी शाम की बात है। मैंने हेड कांस्टेबल मलिक रफाकत और 2 सिपाहियों को साथ लिया और सरकारी गाड़ी में आड़त मंडी पहुंच गया। हम बाकायदा वर्दी में थे। हम सीधे चौधरी सरवर की दुकान पर पहुंच गए। दुकान बाजार के वस्त में वाक़ थी। बिल्कुल सामने दफ्तर था जिसके इर्द गिर्द शीशा लगाकर उसे बंद किया गया था। दरवाज़ा चीड़ की लकड़ी का था। दुकान के मालिक चौधरी सरवर ने उठकर हमारा इस्तकबाल किया और हमारी खातिर तवाज़ो के लिए अपने नौकर को कहने लगा, चौधरी साहब, हम बहुत जल्दी में हैं। मैंने उसे मना करते हुए कहा, ये तकल्लुफ़ फिर कभी सही, इस वक्त आपसे चंद मालूमात लेनी हैं। मैंने उसे मना करते हुए कहा, हुक्म जनाब। उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, जमींदार रशीद का बेटा मंगल की शाम आपसे रकम लेने आया था। बिल्कुल आया था, उसने कहा, और उसकी तल्ली पर मैंने 5,000 रुपये रख दिए थे। क्यों जनाब, क्या बात है? आज सुबह झीलदार साहब भी इसका पूछते हुए आए थे। वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह बात तो झीलदार साहब भी कर गए थे, चौधरी सरवर ने कहा। यहाँ मैं एक बात ये भी आपको बता दूं कि वो पहले भी कई दफ़ा पैसे लेकर गया था। बहरहाल इस बार एक बात मैंने नोट की थी कि वो कुछ खोया खोया था। मैं उसकी हालत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है चौधरी साहब, मेरे लिए इतना इशारा ही काफ़ी है, मैंने कहा और सिर्फ हेड कांस्टेबल रफाकत को साथ लेकर पैदल ही वजीर के दोस्त बशारत के घर पहुंच गया। मैंने गाड़ी और 2 कांस्टेबल को वहीं रहने दिया था। बशारत घर ही में मिल गया। हमें देखकर वो कुछ परेशान नजर आने लगा था। वो हमें अपनी बैठक में ले गया। मैंने बशारत से कुछ सवाल पूछे जो पेश हैं। बशारत, वजीर मंगल की रात कितने बजे तुम्हारे पास आया था? अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, बशारत ने बताया। यही कोई 9 बजे का वक्त होगा। आपको पता ही है कि आजकल गर्मियों के दिन हैं। वो तुम्हारे पास कब तक रहा था? मैंने पूछा। वो मंगल की रात रहा था और फिर बुध को शाम ढले यहाँ से गया था। तुमने उसको रोका नहीं था कि सुबह चले जाना? मैंने पूछा। और क्या ये बात तुम्हारे इल्म में थी कि उसके पास 5,000 रुपये थे? मुझे तो उसने 8,000 बताए थे, बशारत ने कहा। कह रहा था कि 3,000 मेरे पास पहले के थे और 5,000 रुपया मुझे चौधरी साहब ने दिया है। ओह, ये तो खासी बड़ी रकम है, मैंने तशवीश का इजहार किया। इसीलिए मैंने उसको कहा था कि सुबह चले जाना, बशारत ने कहा। लेकिन थानेदार साहब, वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। पता नहीं उसका जहन कहाँ था। तुमने उसे कुरेदा तो होगा? मैंने बहुत कोशिश की थी, बशारत ने बताया, लेकिन मेरे सवालों से तंग आकर उसने सिर्फ इतना कहा था कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने बशारत के साथ काफ़ी मगज़ खपाई की थी, लेकिन कोई और बात या इशारा उसकी ज़बान से नहीं निकलवा सका था। लेकिन एक बात का मुझे यकीन हो गया था कि वज़ीर के साथ जो कुछ हुआ था यहाँ ही हुआ था। वो यहाँ से जा नहीं सका था। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ, जैसे बिजली चमक के बुझ जाती है। इसी तरह अचानक मेरे जहन ने छलांग लगाई थी। मुझे काफ़ी बातें पता चल चुकी थीं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैंने बशारत और उसके वालिद को एतमाद में लिया और वर्दी वहाँ उतार कर रखी। हेड कांस्टेबल को भी ऐसा करने के लिए कहा। मैंने और हेड कांस्टेबल ने बशारत के कपड़े पहन लिए। उसका डील डोल हम जैसा ही था। इस वक्त अंधेरा फैलने लगा था। इससे पहले मैंने हेड कांस्टेबल मलिक रफाकत को भेजकर
दोनों सिपाहियों और ड्राइवर को पैगाम भिजवा दिया था कि इनको गाड़ी लेकर कहाँ आना है। अब ये हालात पर मुनहसिर था कि मेरी जमा तफरीक कहाँ तक सही होनी थी और जो ख्याल मेरे जहन में आया था वो सही भी था या नहीं। मैंने बशारत से वज़ीर की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर ले ली थी। हमारे कदम बाज़ार हुस्न की तरफ बढ़ने लगे। हमने अपने हुलिये ऐसे बना लिए थे जैसे हम कोई अय्याश सेठ हों। हमने घूम फिर कर बाज़ार का एक चक्कर लगाया और एक पान सिगरेट की दुकान पर रुक गए। मैं तो सिगरेट पीता नहीं था। हेड कांस्टेबल सिगरेट पीता था। उसने 2 पान और आधी डब्बी सिगरेट की ली। मैंने इस दौरान देख लिया था कि बाला खानों की खिड़कियां खुलने लग गई हैं। अचानक मेरी नज़र एक फूल फरोश पर पड़ी। हेड कांस्टेबल ने पान वाले को पैसे दिए और हम फूल फरोश की तरफ बढ़ गए। उसने हमें अपनी तरफ आते देखा तो आवाज़ लगाई, आओ बाऊजी। ताज़ा मोती के हार, चमेली और गुलाब की खुशबू वाले हार। मैंने उसके हाथ पे 5 का नोट रखते हुए कहा, फिलहाल हमें हार नहीं चाहिए। मेरा भाई गुम हो गया है, हमें उसकी तलाश है। फिर मैंने वज़ीर की तस्वीर उसके सामने कर दी और उसे साइड पर ले गए। वो चंद लम्हे गौर से तस्वीर की तरफ देखते रहने के बाद बोला, बाऊजी, वैसे तो रात के अंधेरे में यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मुझसे हार खरीदते हैं और किसी न किसी कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, लेकिन क्या? जल्दी बताओ, हम बहुत परेशान हैं। हेड कांस्टेबल रफाकत ने कहा, इस बंदे को मैंने दिलावर के साथ बाजार से बाहर जाते देखा था, फूल वाले ने कहा, और इस बंदे के पास स्कूटर भी था। ये कब की बात है? मैंने पूछा। और ये दिलावर कौन है और इस वक्त कहाँ मिलेगा? कल रात की बात है, उसने कुछ खौफजदा लहजे में कहा। दिलावर यहाँ गुंडागर्दी करता है और तवाइफों का ब्रोकर भी है। तुमने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, देखिए जी, वैसे तो इस वक्त वो इधर ही होता है, मगर आज नज़र नहीं आ रहा। लगता है कि किसी मोटी मुर्गी की तलाश में निकला हुआ है। देखो, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें 1 हफ्ते हार बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर उसका कोई ठिकाना भी होगा, हमें बता दो। आप बाजार से बाहर कोने पर जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ खड़े हो जाएं। मैं हार रख कर आता हूँ। उसने मोहतात नज़रों से इधर उधर देखते हुए कहा। हमने उसके कहने पर अमल किया। हेड कांस्टेबल मलिक रफाकत ने सरगोशी में मुझे कहा कि ये पैसों के लालच में हमारी मदद करेगा। 5 मिनट बाद वो हमारे पास आ गया। देखें जनाब, मैं पूरे 200 रुपये लूँगा, हार वाले ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। एक दफ़ा मुझे ज़रा सी बात पर थप्पड़ मारे थे। मैं दूर से उसका डेरा दिखा दूंगा। ठीक है, इतना ही काफ़ी होगा, मैंने कहा। वैसे एक बात है, अगर आप नाराज़ न हो तो अर्ज़ करूं? उसने झिझकते हुए कहा। करो यार, मैंने बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। मुझे दिलावर पर बड़ा गुस्सा है, उसने दांत पीसते हुए कहा। अगर आप उसे पुलिस के हवाले कर दें तो मेहरबानी होगी। उसने बाजार में बड़ी गुंडागर्दी मचाई हुई है। हम जैसे गरीबों को तो वो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ समझता ही नहीं। और एक बात और, ये बात उसको पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने उसका पता आपको बताया है। तुम बिल्कुल फिक्र ही ना करो, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ऐसे बंदों का अंजाम बहुत बुरा होता है। आज के बाद वो किसी को तंग नहीं करेगा। हमें उसके साथ कुछ दूर जाना पड़ा। वो घर एक तंगोतारी गली में था जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। मैंने उसके हाथ पर 200 रुपये रख दिए, सिर्फ इसलिए कि एक तो वह गरीब आदमी था, दूसरे हम अपनी शख्सियत छुपाना चाहते थे। फिर जिस तरह हम दिलावर को पकड़कर थाने में ले गए, उसके लिए सफ़ेद स्याह करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना हुआ था कि इस गली में सनसनी फैल गई थी। वो नशे में धुत था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। हमने उसे हवालात में बंद कर दिया और कांस्टेबलों से कहा कि इसे खड़ा रखो और सोने नहीं देना। मैं आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया जो करीब ही था। 1 घंटा आराम के बाद मैंने उसे अपने कमरे में तलब कर लिया और 2 सिपाहियों को भी कमरे में ही रहने दिया। वो नशे और नींद की ज़्यादती से झूम रहा था, इधर उधर लड़खड़ा रहा था। हाँ तो दिलावर साहब, तुम्हारा नशा हिरन हो चुका होगा, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। आप मुझे नाहक पकड़ कर ले आए हैं, उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर कहा। मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। अगर गुंडागर्दी करने और तवाइफों की ब्रोकरी करने वाले को शरीफ कहते हैं तो मैं तुम्हें तमगाए शराफत देता हूँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। आपको किसी ने गलत बताया है जी। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही सिपाही खुशहाल खान ने उसके मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और अंदर से गाल फट गया और वो खून थूकने लगा। यहाँ तुम्हारी माँ का ड्रामा नहीं हो रहा जो मकाल में बोल रहे हो, खुशहाल खान ने कड़क कर कहा। सीधा साधा जवाब दो, तुम वज़ीर को कहाँ लेकर गए थे? वज़ीर को? उसने अपने होठों से बहते हुए खून को अपनी आस्तीन से पोंछते हुए कहा।
वजीर? कौन वजीर? स्कूटर वाले वजीर को। खुशहाल खां ने उसे खूंखार नजरों से देखते हुए कहा। वो चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। सिपाही खुशहाल खां ने उसे एक गंदी सी गाली देते हुए कहा, लगता है कि तुम लातों के भूत हो, बातों से मानने वाले नहीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, सर, इसे आप सिर्फ 15 मिनट के लिए मेरे हवाले करें। ये किसी तोते की तरह बोलेगा। फिर ले जाओ भाई, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैंने बेजारी जाहिर करते हुए कहा। मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, इस दौरान अगर ये मर जाता है तो कोई परवाह नहीं। खुशहाल खान और रेहान इसे धकेलते हुए ले गए। फिर थाना दिलावर की चीखों पुकार से गूंजने लगा। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दिलावर मेरे सामने मौजूद था। सिर्फ 10 मिनट में उसका हाल इस तरह हो गया था जैसे फातेह फौज मफतूह शहर का करती है। अब वो वाकई फरफर बोलने लगा था। उसके एतराफ़ जुर्म से जो कहानी सामने आई वो कुछ यूं है। इस रात भी हस्ब मामूल वो किसी गाहक की तलाश में बाजार में घूम फिर रहा था कि उसे वजीर नजर आया। वो घाघ और तजुर्बेकार बंदा था। इसे यह असामी तगड़ी लगी। उसने ये भी ताड़ लिया था कि यह बंदा पहली बार इस बाजार में आया है और काफ़ी अमीर भी है। वो उसके करीब गया और उसे मुखातिब करते हुए कहा, जनाब, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं हाजिर हूँ। ऐसा माल है कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। आओ ज़रा साइड पर चलकर बात करते हैं। फिर वो उसे साइड पर लेकर चला गया। वजीर ने उसे कहा, क्या मैं अभी घर नहीं जाना चाहता, 2-4 दिन गुजारना चाहता हूँ और मुझे किसी औरत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दिलावर की बातें खिल गईं। ये तो ना हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा आय वाला मामला था। दरअसल वजीर की जहनी हालत ही ऐसी थी। इस वक्त वो मुस्तरिब था। क्यों था, इसका जिक्र आगे आएगा। जनाब, मेरा घर हाजिर है, जितने दिन मर्जी चाहे रहें। अगर कोई बात है तो मुझे बता दें। दिलावर ने उसे घेर लिया। फिर दिलावर उसके साथ स्कूटर पर बैठा था और उसे अपने घर ले गया था। वो वहाँ अकेला रहता था। थोड़ी देर बाद वजीर ने उसे कहा कि ये लो 100 रुपया, इसे अपने पास रखो और कुछ खाने पीने के लिए भी ले आओ। रात को ही उस्तादी से दिलावर ने इससे दिल की बात उगलवा ली। जब वजीर ने उसे 100 रुपया निकाल कर दिया था तो उसने देख लिया था कि उसके पास 7 ढेर सारे नोट और भी हैं। उसकी उंगली में सोने की अंगूठी भी थी, कलाई पर कीमती घड़ी भी थी और स्कूटर बैठकर तो वो खुद आया था। इन सब चीज़ों ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया और उसके शैतानी जहन में ये बात आ गई कि अगर वो वज़ीर को ख़त्म कर दे तो ये सारी चीज़ें उसकी हो सकती हैं। लालच बुरी बला है। उसने खाने में जहर मिलाकर वज़ीर को दे दिया। जहर सरीउल असर था। थोड़ी ही देर में वज़ीर मर गया। उसके होंठ नीले होना शुरू हो गए थे। ये जहर संकिया था जो ऐसे ही किसी वक्त के लिए किसी हकीम से रात को ही दिलावर ने खरीदा था। उसके बाद अपने 2 साथियों की मदद से सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले उसने लाश को एक वीराने में जाकर दबा दिया था और स्कूटर को भी बेच दिया गया था। दिलावर जैसे जुराइम पेशा लोगों से मैंने हमेशा आहनी हाथों से तफ्तीश की थी। वो कोई सीधा साधा शहरी नहीं था। वो बाजार हुस्न का ब्रोकर था। इसके साथ साथ वो जुआ भी खेलता था और नशा भी करता था और जहाँ मौका मिले छोटा मोटा जुर्म कर डालता था। बाजार हुस्न के दुकानदार और फेरी वाले उससे आजिज आ चुके थे। अब वो मेरे सामने बैठा एक नौजवान के कत्ल का इकबाल कर रहा था। मुझे शक था कि अभी वो बहुत कुछ मुझसे छुपा रहा है। वो एक मक्कार और लालची आदमी था। मैंने ज़्यादा सरखा पाने की बजाय एक बार फिर उसे खुशहाल खां के हवाले कर दिया कि वो इसको अच्छी तरह ठोक बजाकर देखे। खुशहाल खां ने अपने बेलचे जैसे हाथ से उसकी गर्दन दबोची और घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। चंद ही लम्हे बाद थाना फिर से दिलावर की चीखों पुकार और मिन्नत गुजारी से गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद खुशहाल खान और रेहान उसे दाएं बाएं थामे हुए मेरे पास ले आए और मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने दिलावर खान को सहारा दिया हुआ था। इसमें अपनी टांगों पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। पूछो सर, जो पूछना है, खुशहाल खान ने फखरी अंदाज में कहा। ये रेडियो की तरह बजेगा। बहरहाल मुख्तसर ये कि मेरे पूछगछ पर उसने इंकिशाफ किया कि ये उसका पहला कत्ल नहीं है। वो इससे पहले भी इसी तरह एक खाते पीते घराने के आदमी को कत्ल करके ज़मीन में दबा चुका है, जिसका पुलिस को अब तक सुराग नहीं मिला। उसने ये कत्ल 5 साल पहले किया था। पुलिस ने बहुत सर मारा था, लेकिन इस वक्त का थानेदार इस कत्ल का सुराग नहीं लगा सका था और यूं केस थाने की फाइलों में दफन हो गया। बाद में मैंने ये रिकॉर्ड भी निकलवा लिया था। खुद को शरीफ कहने वाला ये आदमी 2 कत्ल कर चुका था। मैंने गवाहों की मौजूदगी में उसकी निशानदही पर वजीर की लाश बरामद की और बाकी बचा हुआ जहर भी उसने घर से गवाहों के सामने एक ट्रंक से निकालकर मेरे हवाले किया।
मैंने एएसआई से कहा कि वो इस हकीम को गिरफ्तार करके थाने ले आए। जहां उसने स्कूटर बेचा था वहां भी मैंने एक कांस्टेबल भेज दिया था। वजीर की लाश जहर खाने की वजह से नीली पड़कर खराब होने लगी थी। उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट में जहर खाने की तस्दीक कर दी थी। वजीर के बाप रशीद अहमद ने जब जवान बेटे की लाश देखी तो उसको सकता हो गया। दूसरी तरफ वजीर की मां नसीर बेगम और वजीर की बीवी फरीदा गशी में चली गई थीं। शमशाद बेगम सीने पे 2 हथौड़ मार मार कर बैन कर रही थी। ये बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं और उनके सीने में भी गोश्त पोश्त का दिल होता है। वो भी इन मनाजिर से मुतासिर होते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। मैंने दिलावर के खिलाफ दोहरे कत्ल का बड़ा मजबूत केस तैयार किया। जहर फराम करने वाले हकीम को भी पेश किया और साथ ही बाज़ार हुस्न से दिलावर से तंग आए हुए हार वाले और 1-2 दूसरे बंदों की गवाही पेश की, जिन्होंने कत्ल से पहले आखिरी बार वजीर को दिलावर के साथ जाते देखा था। मैंने कोई ऐसा खाना खाली नहीं छोड़ा था जिससे मुल्जिम का वकील फ़ायदा उठा सके। केस चला और चंद पेशियों के बाद जज ने दिलावर को फांसी की सज़ा दी। उसने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन मुतालिका जज ने पहले वाला फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। मैं तो पीर करामत अली के कत्ल की तफ्तीश करने निकला था और एक और ही कत्ल का केस निकल आया। अभी इस फ्रॉडिये पीर के कत्ल का मामला बाकी था। ये वजीर के कत्ल केस के फैसले के बाद दूसरे दिन की बात है, जब मुझे पैगाम मिला कि बतूल मुझसे शमशाद बीबी के घर पर मिलना चाहती है और मैं शाम को सादा लिबास में वहां आ जाऊं। मैंने इरादा कर लिया कि शाम को शमशाद बीबी के घर जाकर बतूल से मिल लूं। हो सकता है उसने काम की कोई बात मालूम कर ली हो। आमतौर पर थानेदार इस तरह नहीं करते। हर मुखबिर उनको थाने में आकर रिपोर्ट देता है, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि बतूल को लोगों की नज़रों से पोशीदा ही रखा जाए। इस तरह वो आइंदा भी मेरे लिए कारामद साबित हो सकती थी। बहरहाल मैं शाम को सादा लिबास में अकेला ही शमशाद के घर चला गया। बतूल वहां पहले से मौजूद थी और उसके चेहरे पर दबा दबा जोश ये जाहिर कर रहा था कि उसके पास मेरे लिए अहम इत्तला है। शमशाद बीबी चाय पानी का इंतज़ाम करने लगी तो मैंने उसको मना कर दिया और उससे कहा कि वो थोड़ी देर बतूल को तन्हा मेरे पास छोड़ दे। वो दूसरे कमरे में चली गई। हाँ भाई बतूल, क्या खबर है? शमशाद के जाने के बाद मैंने पूछा। आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे जनाब, बतूल ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, और हस्बे वादा मुझे इनाम भी देंगे। पहले काम की बात करो बतूल, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। इनाम की बात बाद में करेंगे। ये चूड़ियाँ फरीदा की हैं। उसने मुझसे लिए हुए चूड़ियों के टुकड़े मेरे सामने मेज़ पर रख दिए। फरीदा? कौन फरीदा? मैंने पूछा। वजीर की घरवाली, उसने कहा। वही जो कत्ल हो गया है। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने लगा। मैंने इस वारदात का खाका अपने जहन में बना लिया, लेकिन उसकी तस्दीक मकतूल वज़ीर की बीवी फरीदा ही कर सकती थी। मैंने फरीदा से मिलने का इरादा कर लिया और इस सिलसिले में शमशाद बीवी से पूछा तो उसने बताया कि वज़ीर के मरने के बाद भी वो अपने ससुर और सास के साथ ही रहती है और वो दोनों भी इसे अपने मकतूल बेटे की निशानी समझकर उससे बड़ा प्यार करते हैं। बतूल को मैंने कामयाबी पर 200 रुपये इनाम दिए, जो इस वक्त खासी बड़ी रकम थी। हम थाने वाले इस किस्म के खर्चे अपनी जेब से नहीं करते, ये हम थाने से ही पूरा कर लेते हैं। बहरहाल मैं वहाँ से निकलकर सीधा मकतूल वज़ीर के घर चला गया। उसका बाप रशीद बड़े इत्तेफाक से मिला। साफ नज़र आ रहा था कि जवान बेटे की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो बुझा बुझा सा नज़र आ रहा था। मैं अपने फर्ज से मजबूर था, इसलिए मुझे उसकी बहू से पूछगछ करना ज़रूरी था। रशीद ने मुझे बैठक में बिठाया। मैंने बात शुरू करने के लिए वज़ीर की मौत का अफसोस किया और उसकी बातें शुरू कर दी। वो भी अपने बेटे की बातें मुझे सुनाने लगा। फिर मैंने बातों का रुख पीर करामत के कत्ल की तरफ मोड़ दिया। कुछ पता चला थानेदार साहब? रशीद ने पूछा। इस पापी को कौन मार गया? मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ रशीद भाई, मैंने उससे कहा। क्या मतलब? उसने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हारी बहू से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, मैंने उससे कहा। मैं चाहता तो उसे थाने भी बुला सकता था, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद सादा लिबास में आया हूँ। लेकिन मेरी बहू का पीर के कत्ल से क्या ताल्लुक़ है? उसने हैरान होकर पूछा। मैं कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ रशीद भाई, मैंने ज़रा सख्ती से कहा। इस सिलसिले में मैं जिससे ज़रूरी समझूंगा पूछगछ करूँगा। अगर तुम ताउन नहीं करना चाहते तो ठीक है, फिर थाने में मुलाकात होगी। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। आप नाराज़ ना हो जनाब,
रशीद ने घबरा कर कहा। आप बैठें, मैं फरीदा को बुलाता हूँ। मैं फिर बैठ गया। रशीद अंदरूनी हिस्से में चला गया और थोड़ी देर बाद अपनी बहू को साथ लेकर आ गया। उसके पीछे पीछे नज़ीर बेगम भी चली आई। फरीदा ने नहायत कमज़ोर सी आवाज़ में सलाम किया। मैंने जवाब देकर उसे बैठने को कहा तो वो बैठ गई। उसके एक तरफ रशीद और दूसरी तरफ नज़ीर बेगम बैठ गए। मैं फरीदा से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, मैंने उनसे कहा। आप कुछ देर के लिए उसे यहाँ छोड़ दें। वो दोनों तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आने लगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि इनकी बहू मेरे लिए बहन की तरह है। मैं इनकी इज़्ज़त का पूरा ख्याल रखूँगा और इसीलिए खुद चलकर यहाँ आया हूँ। वो दोनों मुतमईन होकर चले गए। मैंने फरीदा को बोलने पर आमादा करने के लिए उससे वज़ीर की बातें शुरू कर दी। वज़ीर की बातें करती करती वो रो पड़ी। मैंने उसे रोने दिया। वैसे वज़ीर था बड़ा गैरतमंद, मैंने बातों बातों में अचानक कहा। उसने चौंक कर मुझे देखा। तुम इस फराडिये पीर के पास क्या करने गई थी? मैंने सवाल किया। अब तो वो इस तरह के फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगी जैसे मैं कोई जादूगर हूँ। वो मुँह से कुछ न बोली, बस टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। फिर उसके आंसू बहने लगे। देखो फरीदा, वज़ीर अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने कहा। वो इस दुनिया के कानून से बहुत दूर चला गया है। अल्लाह ताला उसके साथ नरमी और रहम वाला मामला करे। तो मुझे बताओ, सारा वाक़या किस तरह हुआ था? मेरी सास मुझे वहाँ ले गई थी। बिलाखिर फरीदा ने ज़बान खोली। इसको शक था कि वज़ीर की फूफो ने मेरे ऊपर काला अमल करवा के सारी मेरी औलाद बांधी हुई है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर पीर करामत ने कहा कि ये सच है। फरीदा बताने लगी। उसने कहा कि वज़ीर की फूफो उसके पास काला इल्म करवाने आई थी। मेरी सास ने पूछा कि क्या इस काले इल्म का तोड़ हो सकता है? तो पीर ने कहा कि अपने किए का तोड़ बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए तुम्हारी बहू को 3 जुमेरातें तन्हा यहाँ आना पड़ेगा। ये कहकर वो चुप हो गई। फिर तुम गई? मैं जाना नहीं चाहती थी, फरीदा ने कहा। फिर सास की हौसला अफजाई और औलाद के लालच में चली गई। पीर करामत अली ने कुछ पढ़कर मेरे ऊपर दम किया और फिर कहने लगा, काला जादू तो ख़त्म हो जाएगा पर एक मसला है। वो क्या? मैंने पूछा। तुम्हारा शौहर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, पीर करामत अली ने कहा, और सिर्फ ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये नहीं हो सकता, मैंने कहा। मैं बे औलाद ही ठीक हूँ। सोच लो अच्छी तरह, पीर करामत ने खबासत ज़दा लहजे में कहा। तुम अगर औलाद पैदा नहीं करोगी तो तुम्हारी सास तुम्हारे शौहर के लिए कोई और लड़की ब्याह लाएगी और मैं भी मशहूर कर दूंगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुम पर बड़े जालिम जिनका साया है और उसने तुम्हारी कोख बांध रखी है। मैं कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर आने लगी तो पीर करामत ने कलाई से पकड़कर मुझे गिरा दिया। वो नशे में लग रहा था। मैंने उठकर एक जोरदार लात उसके सीने पर मारी तो वो हाय की आवाज़ के साथ पीछे गिरा और मैं वहाँ से निकल आई। पीर की जोर आजमाई में फरीदा की कुछ चूड़ियाँ टूटकर इधर उधर गिर गई होंगी, जिनका किसी को ख्याल न रहा। उसके बाद फरीदा ने सुनाया कि वो उससे मैं खोलती हुई घर वापस आ गई। उसका दिल चाह रहा था कि अपनी सास को खरी खरी सुनाए, मगर फिर वो सब्र कर गई। रात हुई तो वज़ीर घर आया और बीवी का खराब मूड देखकर उसे पूछा कि क्या हुआ है। फरीदा के दिल में चोर नहीं था। उसने सब कुछ वज़ीर को साफ साफ बता दिया। वज़ीर ये सुनकर भड़क उठा और इस बदकार पीर को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने कसम खाई कि जब तक इस पापी को अपने हाथ से कत्ल नहीं कर लेगा, न खाएगा न सोएगा। जब रात जरा गहरी हो गई तो वज़ीर एक लंबे फल वाला चाकू लेकर पीर के डेरे पर चला गया। पीर के चेले भंग और अफीम के नशे में धुत सो रहे थे। उसने पीर के हुजरे का दरवाज़ा धकेला तो वो खुला हुआ था। वो अंदर चला गया। पीर बड़ी बुरी हालत में सो रहा था। उसके बुलंद खर्राटे गूंज रहे थे। हुजरे में शराब की बदबू फैली हुई थी। वज़ीर ने इत्मीनान से चाकू निकाला और एक हाथ से उसका मुंह दबाकर उसके सीने पर वार किया। पीर तड़प कर उछला और चाकू पकड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे उसके हाथ जख्मी हो गए। वज़ीर ने कहर भरे अंदाज में दूसरा वार पीर की गर्दन पर किया और फिर फौरन ही दिल के मकाम पर तीसरा वार किया। उसने पीर का मुंह दबा रखा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ न निकल सकी। वज़ीर को इस बात का डर था कि कहीं इसके मुरीदों में से कोई इस तरफ न आ जाए, लेकिन गालिबन वो भी नशे में धुत सो रहे थे। किसी को कानो कान खबर न हुई और वज़ीर छुपता छुपाता अपने घर पहुंच गया। बीवी उसके खून आलूद कपड़े देखकर घबरा गई। वज़ीर ने उसे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है और इस पापी को जहन्नम रसीद कर आया है। वज़ीर ने खून आलूद चाकू अच्छी तरह धोकर साफ किया
और एक ट्रंक में रख दिया। फिर उसने नहाकर दूसरे कपड़े पहने। फरीदा ने इसी वक्त खून आलूद कपड़े अच्छी तरह धो दिए। वजीर ने ये सारी तफसील अपनी बीवी फरीदा को सुनाई थी। बाद में मैंने फरीदा का सारा बयान लिख लिया और उससे अंगूठा भी लगवा लिया। फिर फरीदा ने मुझे वो लंबे फल वाला चाकू भी दिखाया जिससे गैरतमंद वजीर ने इस शैतान पीर को कत्ल किया था। फिर उसने वो कपड़े भी लाकर मेरे सामने रख दिए। मैंने पीर के कत्ल का सुराग लगा लिया था और कातिल के मुतालिक भी मालूम कर लिया था, लेकिन मैं बेबस था। कातिल मेरी पहुंच से दूर निकल चुका था। उसको दुनिया का कोई कानून नहीं पकड़ सकता था। मैं जितना सोचता था उतना ही उलझता जाता था। मेरी एक अर्ज है थानेदार साहब, फरीदा ने कहा। देखो फरीदा, तुम मेरी बहन की तरह हो, मैंने उससे कहा। जो भी दिल में है कह डालो, मुझसे जो हो सका वो करूँगा। मेरी और मेरे ससुर की इज्जत का ख्याल रखना। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। वजीर तो इन बखेड़ों से दूर चला गया है, मगर मेरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। आप अपना केस मुकम्मल करें, लेकिन इसमें कहीं भी मेरा जिक्र ना करें। मैंने इस पहलू से सोचा ही नहीं था कि जब बजाय कत्ल लिखी जाएगी तो फरीदा का नाम आएगा और फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर मैं पूरी ईमानदारी से इस केस को तैयार करता तो भी कुछ फ़ायदा नहीं था। कातिल तो खुद कत्ल हो चुका था। मुझे इस मासूम सी लड़की पर तरस आ गया। बेचारी भरी जवानी में बेवा हो गई थी। मैंने उसकी बात मान लेने का फैसला कर लिया और उसे तसल्ली दिलासा देकर उसके ससुर रशीद अहमद को बुलाकर सारी सूरत हाल बयान की। वो हैरत ज़दा सा मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसे वजीर के कपड़े और आलाए कत्ल भी दिखाया। फिर मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया कि मैंने जो कार्रवाई करनी है करूँगा, लेकिन इसमें उसकी बहू का नाम नहीं आएगा और मैं कोई और वजह कत्ल बयान कर दूँगा। वो इतना जज्बाती हो गया कि उसके आंसू बहने लगे। फिर उसने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। जो खिदमत कहेंगे वो मैं करूँगा, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैंने उसे बताया कि मैं ये सब खिदमत लेने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। मुख्तसर ये कि मैंने बड़ी उस्तादी से इस केस को मुकम्मल किया और साबित किया कि पीर का कातिल वजीर था, जो अब खुद भी कत्ल हो चुका है। अगर वजीर कत्ल करके थाने आ जाता और सारी बात मुझे बताता तो मैंने केस इस तरह तैयार करना था कि इसका वकील बड़े आराम से फौरी इश्तियाल साबित करके उसे बरी करा लेता। लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है, और तकदीर से भागकर बंदा कहाँ जा सकता है। इस केस के कुछ अरसे बाद वजीर के कातिल दिलावर को भी तख्ताए दार पर लटका दिया गया। यूं वो अपने अंजाम तक पहुंचा।